बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम हमारा इंटर पार्ट 1 का जो पोइट्री का सेक्शन है उसके जो को 20 के करीब इस वीडियो में मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा। स्टूडेंट, ये 40 क्वेश्चंस की एक सीरियल मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। दो स्टूडेंट्स हु आर अंडर माई कोचिंग इन कॉलेजेस एंड इन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स उनकी रहनुमाई के लिए, उनकी प्रिपरेशन के लिए और उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर पोइट्री क्वेश्चंस एंड एज टू व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन पोइट्री सेक्शन। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपके सिलेक्ट किए हैं और साथ उसका मुनासिब एक लेंथ के साथ, एक सूटेबल लेंथ के साथ उसका जो आंसर दिया हुआ है, ये वो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो मोर दैन 2 टाइम्स और 3 टाइम्स जो है एक किसी न किसी एग्जाम में बोर्ड में पूछे गए हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं। पहले मैंने द रेन पोएम के क्वेश्चन लिए हैं। स्टूडेंट्स, पोएट का नाम आप याद रखिए क्योंकि आपको रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट का सवाल करते वक्त इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो द रेन पोएम जो है WH डेवी यानी विलियम हेनरी डेविस ने लिखी है पोएम। इसका ये क्वेश्चन जो है, ये अपर लीव्स को शायर जो है, वाई डज द पोएट कॉल अपर लीव्स एज रिच लीव्स, शायर ऊपर वाले पत्तों को अमीर पत्ते क्यों कहता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये नज़म जो है ये रेन के बारे में है, बारिश के बारे में, जो कि एक फिनोमेना ऑफ नेचर है। बारिश जब होती है तो उसका पानी जो है, उसके कतरे जो हैं, उसके ड्रॉप्स जो हैं दरख्तों के पत्तों पे गिरते हैं तो एक प्लेजेंट नॉइस क्रिएट होता है। शायर उस शोर को सुनता है और फिर शायर कहता है कि ऊपर वाले पत्ते पहले जब पूरी तरह भीग जाते हैं तो वो रिच लीव्स हो गए, और फिर वो नीचे वाले जो गरीब पत्ते, यानी नीचे वाले पत्ते जिनको गरीब पत्ते कहा गया है, उनको पानी शिफ्ट करते हैं, मुंतकिल करते हैं। तो इसी तरह ये एक सिंबॉलिक सेंस में बात होगी कि जब किसी के ऊपर अनायात की बारिश होती है, अल्लाह किसी के ऊपर फेवर्स की और ब्लेसिंग्स की बारिश करता है, अमीर हो जाता है वो, तो फिर वो नीचे वालों को मुंतकिल करता है, यानी गरीब लोगों को देता है। तो वो अमीर दे के खुश और गरीब ले के खुश। तो ये बड़ी एक किस तरह से एक डेप्थ वाली ये पोएम है, गहराई वाली पोएम है। अगर आप इसको गहराई के साथ देखें तो जवाब देखते हैं जी। द पोएट हैज़ कॉल्ड अपर लीव्स, शायर ने ऊपर वाले पत्तों को करार दिया है, ऑफ द ट्रीज, दरख्तों को, एज रिच लीव्स, कि ये रिच लीव्स की तरह होते हैं। सिम्बॉलिकली द रिच, और अगर अलामती तौर पे देखें, गहराई में जाके देखें, द रिच लीव्स मीन, द रिच लीव्स से मुराद है द रिच पीपल, अमीर लोग, हु गिव अवे देयर फेवर, जो कि अपनी नायात और अपनी फेवर्स देते हैं किनको, टू द पुअर, गरीबों को। आगे इस नज़म का थीम भी है, और ये स्टूडेंट्स अगर आपने इसका कॉन्टेक्स्ट तैयार करा तो कॉन्टेक्स्ट के तौर पे भी आप यही मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। यही इसका कॉन्टेक्स्ट है, यही इसका थीम है, यही इसका सेंट्रल आइडिया है, यही इसका मैसेज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया इस लिहाज से। द पोएम द रेन इज़ अ ग्रेट फिनोमिना ऑफ नेचर, ये फितरत का एक बहुत बड़ा फिनोमिना है, एक बहुत बड़ा शोबा है, एक बहुत बड़ा आस्पेक्ट है। इट इज़ अबाउट म्यूजिकल डिस्प्ले ऑफ रेन, और ये नज़म जो है ये म्यूजिकल डिस्प्ले के बारे में, यानी एक मौसीकी भरी एक नुमाइश है बारिश की, यानी मौसीकियत भरी इसलिए क्योंकि बारिश की अपनी एक आवाज़ होती है, और बाज़ लोग जो हैं वो बारिश की जो टिप टिप है, वो जो फॉलिंग रेन है ना, उसको इन्जॉय करते हैं। सिम्बॉलिकली इट मीन्स द रेन, और इसका, और अगर हम मनादी तौर पे देखें तो इस नज़म में ये जो रेन से मुराद उन अनायात की बारिश है जो कि अमीर करते हैं गरीबों पर। द पोएट सेज दैट आफ्टर द रेन, और शायर कहता है कि इन अनायात की बारिश के बाद एवरीबॉडी लुक्स टू बी हैप्पी, हर कोई जो है वो खुश दिखाई देता है। यानी जैसे बारिश होने के बाद मंजर साफ शफाफ हो जाता है, धुला हुआ हो जाता है, उजला हो जाता है, चमकता है सूरज जब निकलता है, तो इसी तरह इंसान भी हैप्पी हो जाते हैं। और आप इस नज़म को पढ़ने के बाद कैसा महसूस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई फील क्लोजर टू नेचर, कहता है कि मैं फितरत के करीब तर अपने आप को महसूस करता हूँ, मैं और भी नेचर के करीब हो जाता हूँ। आफ्टर रीडिंग द पोएम द रेन, नज़म द रेन को पढ़कर, द पोएम द रेन इज ए म्यूजिकल डिस्प्ले ऑफ रेन, और ये नोट करें स्टूडेंट्स, मैंने ऊपर वाला ही तकरीबन जुमले डालें तो कि ना स्टूडेंट्स का वहाँ पर लेंथ प्रॉपर हो जाए और मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम वो नंबर ले ले। द रेन इज़ अ ग्रेट phenomenon ऑफ नेचर, द पोएट सेज दैट एटमॉस्फेयर बिकम्स फ्रेश, और माहौल तरोताज़ा हो जाता है, एंड शाइनिंग आफ्टर रेन, बारिश बरसने के बाद। तो अगर आपको ये सवाल आ जाए कि बारिश बरसने के बाद कैसा मंजर होता है, तो तभी भी यही जवाब बनेगा। तो ये इस तरह मैंने स्टूडेंट्स से आपके लिए छोटे छोटे सवाल बनाकर जो है वो आपका जवाब जो वो कंपाइल किया हुआ है। इस तरह देखिए, हाउ डू द पुअर सफ़र इन द रेन, और कहता है गरीबों का बारिश में कैसे नुकसान होता है। ये क्वेश्चन उसने अपनी तरफ से डाला हुआ है, 2-3 बार पेपर में आया हुआ है। द पोर सफ़र अलॉट इन रेनी कंडीशंस, और जब रेनी कंडीशंस होती हैं यानी बारिश के हालात होते हैं तो गरीबों का बड़ा नुकसान होता है। दे मडी हाउसेज, उनके जो मट्टी के बने घर हैं या कच्चे मकान होते हैं, कोलैप्सेस, धड़म से जा गिरते हैं। इन पुअर एरियाज, और गरीब इलाकों में द रेन वाटर स्टैंड्स, जो है बारिश का पानी जो खड़ा रहता है कई कई दिन, ये भी उनकी सफरिंग्स में इजाफा करता है, मुश्किलात में इजाफा करता है। दिस रेन वाटर बिकम्स अ ट्रबल फॉर द पुअर, और जो गरीबों के लिए परेशानी का बायस बन जाता है।
और शायर कहता है कि जब द सनशाइन आफ्टर रेन, यानी सूरज जब चमकेगा बारिश के बाद तो कैसा मंजर होगा। ये तकरीबन ऊपर मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पोएट, शायर के मुताबिक, व्हेन द सन अपीयर्स, जब सूरज नमूदार होता है, आफ्टर द रेन, बारिश के बाद, द वंडरफुल लाइट, तो हैरान कौन रोशनी जो है, विल स्पार्कल, चमका देती है या चमका देगी, ईच ड्रॉप ऑफ रेन, बारिश के कतरे को, यानी बारिश के वो कतरे जो घास के ऊपर या टहनी के ऊपर अभी अटके रह गए ना, सूरज निकले पर वो चमकने लगते हैं, स्पार्कलिंग करते हैं, शाइनिंग करते हैं। इट विल बी लवली साइड, तो एक प्यारा मंजर होगा। अगली जो पोएम है एक नाइट मेल के बारे में। नाइट मेल आप जानते हैं डाक ले जाने वाली गाड़ी है, जिसका जिक्र डिस्क्रिप्शन जो है W.H. ऑर्डन नामी पोएट ने दिया है। ये उस ज़माने की गाड़ी है जो कि पैसेंजर ट्रेन तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन साथ साथ नाइट मेल ज़्यादा है, मुसाफिरों को ले जाने वाली कम है, लेकिन नाइट मेल की सर्विस वो ज़्यादा देती है, यानी डाक लेके जाती है, पोस्टल मटीरियल लेके जाती है। इसकी कुछ क्वालिटीज इस नज़म के अंदर बयान की गई कि नाइट मेल कैसी है, इसके खद्दोखाल क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी सर्विसेज क्या हैं, इसकी वर्किंग कैसी है, कैसा महसूस होता है जब ये गुजरती है, तो परिंदे इसको देख के कैसे रिएक्शन देते हैं, और शीप डॉग्स जो हैं यानी वो भेड़ों की रखवाली करने वाले कुत्ते जो हैं इसके गुजरने पे कैसा रिएक्शन देते हैं। ये 6-7 क्वेश्चन इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं। द पोएट डिस्क्राइब सम क्वालिटीज, शायर ने कुछ क्वालिटीज बयान किया ऑफ द नाइट मेल। नाइट मेल की सर्विस टू द पीपल इज द स्पेशल क्वालिटी, और लोगों को सर्विस देना, लोगों को खिदमत देना, इसके स्पेशल क्वालिटी ऑफ द नाइट मेल। नाइट मेल की इट ब्रिंग चेक, ये चेक लेके आती है, पोस्टल मटीरियल लेके आती है, डाक का सामान, एंड लेटर्स फॉर द रिच, अमीरों के लिए खतूत लेके आती है, एंड लेटर्स फॉर द पुअर, और गरीबों के लिए खतूत लेकर आती है। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट डू द शॉप डिग्स डू, और शॉप डॉग्स जो हैं, ये शीप डॉग सॉरी कहना चाहिए था, शीप डॉग्स जो हैं ये आपको बताया था कि भेड़ों की रखवाली करने वाले कुत्ते हैं। तो यूरोप के अंदर इस तरह होता है कि भेड़ों को पाला जाता है, तो उनको एक जगह कलेक्ट करने के लिए, बाड़े में ले जाने के लिए शीप डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो शीप डॉग्स अपना रिएक्शन कैसे देते हैं जब नाइट मेल उनके पास से गुजरती है, एट द अराइवल ऑफ द नाइट मेल, या रिएक्शन ऑफ द डॉग्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा पेपर में आया। शीप डॉग शो नहीं रिएक्शन, शीप डॉग जो है कोई रिएक्शन नहीं देते एट द अराइवल ऑफ द नाइट मेल, नाइट मेल के आने पर वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देते, बल्कि अपने पंजे के ऊपर पंजा मार के सोए रहते हैं। उन्हें पता है कि हमसे पकड़ी तो जानी नहीं है, ये भेड़ थोड़ी ना है। शीप डॉग्स कीप स्लीपिंग, वो सोए रहते हैं, कीप स्लीपिंग, सोए रहते हैं, विद पॉज अक्रॉस, पंजे के ऊपर एक पंजा रख कर, यानी बाजू का जो पंजा होता है। मोर ओवर शीप डॉग्स कैन नॉट चेंज इट्स कोर्स, शीप डॉग्स इसका रास्ता बदल नहीं सकते। अक्सर कुत्तों की आदत होती है ना, कोई इस तरह की गुजरती चीज़ के पीछे लग जाते हैं, तो इसका रास्ता ये नहीं बदल सकते। और नाइट मेल की आमद पे बर्ड्स का क्या रिएक्शन होता है, ये नज़म के एंड पे बताया गया कि परिंदे किस तरह के रिएक्शन देते हैं, या व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द बर्ड्स। द बर्ड शो नहीं रिएक्शन, और परिंदे भी कोई रिएक्शन नहीं देते एट द अराइवल ऑफ द नाइट मेल, नाइट मेल की आमद पर। दे टर्न देयर हेड, वो सिर्फ अपना सर घुमा के, सिरी घुमा के, अपना सर घुमा के देखते हैं तो वर्ड्स नाइट मेल, उस गुजरती हुई नाइट मेल की तरफ। दे कीप सिटिंग इन द ट्रीज, और वो ट्रीज पे बैठे रहते हैं। अगली आपकी जो पोएम है वो लेवल्स ऑफ द ट्रीज, द चेरी नोस, हसीन तरीन दरख्तों में अब चेरी है। ये चेरी नामी दरख्त की खूबसूरती का मतलब ये पोएम है, और इस चेरी को बेस बना के शायर कहता है कि जैसे चेरी खूबसूरत है, जिसके कलर्स होते हैं, ग्रीन है, वाइट कलर के फूल हैं, और फिर इसका गहरे सुर्ख रंग का फल होता है, तो जिस तरह ये एक रंगों का एक हसीन मिक्सचर जब मिलके एक हुस्न का एक इम्पैक्ट पैदा करता है, और उस इम्पैक्ट को अगर देखें तो कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने इस तरह बहुत सा हुस्न बखेरा हुआ है। ये उसको नेचर का एक रिप्रेजेंटेटिव और ब्यूटी का एक रिप्रेजेंटेटिव करके, एक नुमाइंदा करके शायर ने इस चेरी के दरख्त को दिखाया है। और शायर इससे नतीजा निकालता है कि जितनी कायनात के अंदर हुस्न है, ब्यूटी है, उसको देखने के लिए इंसान की उम्र थोड़ी है। शायर की उम्र इस वक्त 20 साल हो चुकी है, और क्रिश्चियनिटी के मुताबिक शायर की उम्र 70 साल है, तो उसके पास सिर्फ 50 साल बाकी रह गए हैं। तो कहता है मैं तो एक लम्हा भी अपनी चेरी के बगैर जो है वो नहीं गुजारूंगा, मैं तो अभी जा रहा हूँ उस रास्ते पर जिस रास्ते पर मेरी चेरी उगी हुई है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, शायर को मुताबिक चेरी इज द लवलीस्ट ऑफ द ट्रीज, हसीन तीन दरख्तों में एक है। इट लुक्स अट्रैक्टिव, ये दिलकश नज़र आती है, एंड चार्मिंग, और ये चार्मिंग नज़र आता है दरख्त चेरी का। इट ब्रांचेज आर बेंडिंग, इसकी शाखें झुकी होती हैं, बिकॉज दे आर लोडेड विद फ्लावर्स, क्योंकि फूलों से फलों से भरी होती हैं। इट सीम्स, ऐसा दिखाई देता है एज इफ, गोया के चेरी इज वेयरिंग वाइट ड्रेस टू शेयर द सेलिब्रेशन ऑफ द ईस्टर, क्योंकि वाइट कलर का फूल जो पहनता है ना बाहर के मौसम में, हमारे यहाँ तो ये चेरी कम होता है, ठंडे इलाके में होता है, तो वाइट कलर का ड्रेस पहनना कहता है कि ऐसे ही है जैसे ईस्टर के त्यौहार पे क्रिश्चियन वाइट कलर का लिबास पहन के झूमते हैं, ऐसे ईस्टर के मौका पर, ईस्टर के त्यौहार के मौका पर ऐसे लगता है कि ये भी ईस्टर के त्यौहार में शामिल होने के लिए सफ़ेद रंग का लिबास पहने हैं। विच इज़ द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ द क्रिश्चियंस, और ईस्टर क्या है, ये रिलीजियस फेस्टिवल है क्रिश्चियंस का। नेक्स्ट है कि बड़े शायर 50 साल को भी थोड़ा अर्सा क्यों करार देता है, 50 साल क्यों थोड़े हैं। वाई आर द 50 स्प्रिंग्स द लिटिल रूम टू सी द चेरी, क्योंकि शायर को ब्यूटी, यानी अगर हम गहराई में देखें ना
तो शायर के 20 साल गुजर गए हैं, अब वो ब्यूटी कॉन्शियस हो गया है, बाकी उसके पास 50 साल बाकी बचे। एक्सपेक्टेड एज जो 70 साल क्रिश्चियनिटी के मुताबिक होती है, तो बाकी कितने रह गए? कहता है मेरे पास सिर्फ 50 रह गए। क्योंकि कायनात को अल्लाह ताला ने जितना हुस्न बखेरा है ना, उसको देखने के लिए 50 साल का अरसा बहुत ही थोड़ा है। चेरी इज द सिंबल ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर। दरअसल चेरी से मुराद आप चेरी ही ना लें, चेरी से मुराद बेटे सिंबल ऑफ नेचर लें। ये नेचर की सिंबल है, विच इज स्प्रेडिंग ऑल अराउंड, जो हर तरफ फैली है। बट मैन लाइफ, लेकिन इंसान की ज़िंदगी इज़ टू शॉर्ट टू एंजॉय इट फुली। इंसान की ज़िंदगी इतनी थोड़ी है कि पूरी कायनात के हुस्न को एंजॉय नहीं कर सकता। देयरफॉर द पोएट सेज दैट 50 स्प्रिंग्स आर नॉट इनफ। 50 साल थोड़े हैं, काफ़ी नहीं हैं, ज़्यादा नहीं हैं टू सी द ब्यूटी ऑफ चेरी, चेरी के हुस्न को देखने के लिए। इसलिए शायद जो है वो अपनी चेरी से ना एक लम्हा भी दूर नहीं गुजारना चाहता। द पोएट डज नॉट वांट टू स्पेंड इवन अ सिंगल मोमेंट अवे फ्रॉम चेरी। इसलिए शायर अपनी चेरी से एक लम्हा भी दूर नहीं ज़िंदगी गुजारना चाहता। ये शायर की उम्र 70 साल है। ऑफ 3 स्कोर एंड 10 से क्या मुराद है? सवाल ये किया हुआ है। ऑफ 3 स्कोर एंड 10 यानी 70 सालों से क्या मुराद है? 3 स्कोर, ये स्कोर स्टूडेंट याद रखें 20 के बराबर होता है। जैसे दर्जन 12 चीज़ों के बराबर होती है ना, तो स्कोर जो है ये 20 के बराबर होता है। तो ये देखें 20 को 3 से ज़रब दें 60 एंड 10 और 70। तो शायर ने ये 70 साल के लिए पूरा फ्रेज इस्तेमाल किया है। ये पूरा एक फ्रेज है। शायर का इससे मुराद क्या है? 70 यानी ऑफ 3 स्कोर एंड 10, इससे मुराद है 70 साल। ऑफ माई 3 स्कोर एंड 10 मेरे 70 सालों में से मीन 70 ईयर्स। द पोएट थिंक्स, शायर सोचता है अबाउट इज एक्सपेक्टेड एज, अपनी मतवक्की उम्र के बारे में, विच इज 70 ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी के मुताबिक। देयरफॉर 3 स्कोर एंड 10 आर इक्वल टू 70 ईयर्स, इसलिए 70 के बराबर हो गया। ये नज़म जो है इसमें एक इनकरेज करने वाला शख्स है और एक डिस्करेज करने वाला शख्स है। उनके दरमियान एक बहस चल रही है, एक डायलॉग हो रहा है, एक मुकालमा हो रहा है। जो डराने वाला शख्स है, जो हौसला तोड़ने वाला शख्स है, वो हौसला करने वाले शख्स को मंजिल की तरफ जाने से रोकने के लिए मुख्तलिफ ख़तरात का हवाला देता है, उसको रोकता है, वादी के ख़तरात बताता है, वहाँ पे के गड्ढे का हवाला देता है, उसके चेहरे पे जो थोड़े से निशानात पड़े हैं उसको बीमारी से मंसूब कर देता है, और भी कूड़ा करकट का ढेर पड़ा हुआ है, उसकी जो गलासत है उसकी बदबू से वो पागल हो जाएगा। इस तरह की बातें करता है। वो मुराद है कि वो मुख्तलिफ रेफरेंसेस दे के ना, डेंजर्स का, ख़तरात का हवाला दे के परेशान करने की कोशिश करता है। ऐसे हमारे माशरे के अंदर भी लोग होते हैं जो खुद भी तरक्की नहीं करते और दूसरों को तरक्की करने से रोकने के लिए भी डराते रहते हैं, धुकाते रहते, रिस्क लेने नहीं देते, एफर्ट करने नहीं देते। तो ये सवाल, व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ द वैली अकॉर्डिंग टू द रीडर। रीडर के मुताबिक, ये रीडर जो है ना, ये एक राइडर है, एक रीडर है। यहाँ पर राइडर वो है जो हमारा हीरो है, रीडर वो है जो सिर्फ अभी मुश्किलात को रीड ही कर रहा है। राइडर नहीं है, वो सवारी भरने के लिए तैयार नहीं है, बस गल्ला की जा रहा है। द रीडर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिस्करेजिंग पीपल। और यहाँ पे इस पोइम के अंदर रीडर को नुमाइंदा दिखाया गया है हौसला तोड़ने वाले लोगों का। ही ट्राइज टू फ्राइटन द राइडर, वो राइडर को डराने की कोशिश करता है बाय गिविंग रेफरेंस टू द डेंजर्स, डेंजर्स का हवाला देकर, ऑफ द वैली, वादी के। अकॉर्डिंग टू उसके मुताबिक देर आर फर्नेसेस ऑफ फायर, आग की भट्टियाँ जल रही हैं, विच विल बर्न द राइडर, जो कि राइडर को जला देंगी, वो उसको डराता है। द वैली इज फुल ऑफ एल स्मेल, वैली जो है वो एल स्मेल से भरी हुई है, एल स्मेल से भरी हुई है। विल मैडन द राइडर, राइडर को पागल कर देगी। तो यो बदबू का जिक्र करता है, एल स्मेल का जिक्र करता है कि ये तुम्हें क्या कर देगी? पागल कर देगी। अब एंड पे हमारा हीरो क्या जवाब देता है? जो हीरो टाइप लोग होते हैं ना, वो सिर्फ लोगों की बातें सुनते रहते हैं, वो अमली तौर पे कुछ करते हैं, वो लोगों की बातों में नहीं आते। ये राइडर हमारा रिप्रेजेंटेटिव है उन लोगों का जो हौसलामंद लोग हैं, जो हौसले वाले लोग हैं। हाउ डज द राइडर वांट्स आंसर टू द रीडर। हमारा हीरो राइडर जो है उस रीडर को कैसे जवाब देता है एंड पे? द राइडर इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इनकरेजिंग पीपल। और यहाँ पे राइडर को इनकरेजिंग पीपल का नुमाइंदा दिखाया गया है और रीडर को किनका दिखाया गया है? हौसला तोड़ने वाले लोगों का नुमाइंदा दिखाया गया है। द रीडर ट्राइज टू फ्राइटन द राइडर, और इसलिए रीडर राइडर को डराने की कोशिश करता है बाय गिविंग रेफरेंस टू डिफरेंट डेंजर्स, बट द राइडर आंसर्स टू द रीडर टू गो अवे। लेकिन एंड पे मुझसे कहता है कि तुम चले जाओ, यहाँ से दफा हो जाओ। ही कॉल्स हिम अ कवर्ड पर्सन, वो उसे एक बुज़दिल आदमी करार देता है। वेयर आर, जो पोएम का थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, ये क्या जाहिर करती है, तुम किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये वाली जो नज़म है। तो ये वही तकरीबन बातें स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए लिखी हैं, नोट्स हैं जो कि, ताकि बच्चे जो हैं वो मैक्सिमम जो है वो स्कोर कर सकें मिनिमम लिखाई करके। द टाइटल ऑफ द पोएम, वेयर आर जो गोइंग, किधर जा रहे हो तुम, सिग्निफाइज जाहिर करता है दैट द राइडर वांट्स टू गो ऑन ए जर्नी, कि राइडर जो है वो एक सफ़र पे जाना चाहता है। बट द रीडर ट्राइज टू स्टॉप हिम, लेकिन रीडर उसे रोकने की कोशिश करता है बाय गिविंग रेफरेंस टू डिफरेंट डेंजर्स, मुख्तलिफ खतरात का हवाला देकर।
द राइटर रिप्रेजेंट्स द इनकरेजिंग पीपल, ये इनकरेजिंग लोगों को रिप्रेजेंट करता है, और जबकि रीडर जो है वो डिस्करेजिंग पीपल को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारी आज के लेक्चर की आखिरी पोएम होगी। मैं 5-5 नज़मों का एक सेट बना के 3 वीडियो स्टूडेंट्स आपके लिए बनाऊंगा। तो इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स की गलियों में, ये जॉन स्टालवर्थ की एक पोएम है। इसके अंदर शायर जो है खड़ा हुआ है और बच्चे भी आके फल फरोशों के जो स्टॉल लगे हुए हैं, जिन्होंने अपने टोकरियों में ऐसे गोल अंदाज से एक पहाड़ी बनाकर ना, जैसे पैरामिड है, जैसे मिस्र के अंदर अहराम मिस्र हैं, पैरामिड्स हैं, उस शक्ल में फल जुड़े हुए हैं। अब बच्चों के लिए तो ये जुड़े हुए फल क्या एंजॉयमेंट का सोर्स हैं। वो पैसे लेके आए हैं और वहाँ पे फल लेके ज़बरदस्ती खोल के वहीं पे तोड़ेंगे, उनका रस भी उनके कपड़ों के ऊपर गिरेगा, उंगलियाँ भी डिप हो जाएंगी, उनके रुखसार भी, जारी बात है कि उसके फल के गूदे से क्या हो जाएगा, सारा हो जाएगा उनका, ख़राब हो जाएंगे। लेकिन बच्चे जो है ना, ये इंजॉयमेंट के लिए है। लेकिन शायर कहता है कि ये दुनिया इंजॉयमेंट की जगह नहीं रही है, इसलिए कि शायर ये समझता है कि अगर दुनिया के अंदर जो एटम बम हैं, जो दुनिया के अंदर असला है, जो वेपन्स हैं, इसने इंसान को ख़तरनाक मुकाम पे पहुंचा दिया है। और उसे वो जुड़े हुए फल ऐसे लगते हैं कि जैसे फल नहीं है, ये जुड़े हुए क्या हैं, ये बम हैं, कैनन बॉल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तो इस शायर समझदार है, शायर दुनिया को और नज़र से देख रहा है, और बच्चे क्या हैं, वो और तरह से दुनिया को देख रहे हैं। द स्ट्रीट फूड स्टॉल्स की गलियों में द पोइट सेज सिंबॉलिकली पॉइंटेड आउट, शायर जो है सिंबॉलिकली पॉइंट आउट करता है द डेंजर्स ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स के डेंजर्स को। देयर इज द थ्रेट ऑफ वार, क्योंकि हर वक्त जंग का खतरा है, मिजरी मुसीबत का खतरा है, एंड पॉवर्टी गुर्बत का खतरा है। द वर्ल्ड हैज़ बिकम ए डेंजरस प्लेस टू लिव, और दुनिया रहने के लिए एक खौफनाक जगह बन चुकी है। अब बच्चे फ्रूट को कैसे इंजॉय करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पेपर में है कि बच्चे वहाँ पे पैसे लेके आते हैं, फल लेते हैं, उसको ज़बरदस्ती खोलते हैं, और इस दौरान जब उसको क्या करते हैं, इंजॉय करता है। ये देखते हैं, द चिल्ड्रन इन्जॉय द फ्रूट मच, बच्चे फ्रूट को बहुत इन्जॉय करते हैं। दे बाय मेलन, वो वहाँ से खरबूजा खरीदते हैं, गावा अमरूद खरीदते हैं, मैंड्रिन ये आप जानते हैं कि संतरे की एक नस्ल का एक फल है, मैंड्रिन। एंड ब्रेक दम ऊपर, ज़बरदस्ती इनको खोलते हैं। द जूस ऑफ द फ्रूट, और फिर जो जूस है उन फ्रूट का, जो नेक्टार होता है, उसका जो जूस होता है, गूदा होता है, उनके माउथ को, उनके फिंगर को, उनके चीक्स को, उनके नोज़ को और चिन को वेट कर देता है, गीला कर देता है। अच्छा, शायर को ये फल कैसे जुड़े नज़र आते हैं, हम देखते हैं। हाउ डू द फ्रूट्स लुक लाइक टू द पोइट? द पोइट हैज मेंशन्ड 3 फ्रूट्स इन द पोएम। शायर ने इस नज़म में 3 फलों का जिक्र किया है। दे आर मेलन, उनमें एक मेलन है, एक गावा है और मैंड्रिन। ये 3 फलों का नाम आपने याद रखना है। दीज फ्रूट्स लुक लाइक कैनन बॉल्स, और शायर को ये ऐसे लगता है जैसे टोकरी के अंदर जिस तरह से जुड़े हुए ना, तो शायर को ऐसा लगता है जैसे पत्थर जोड़े गए हैं हरामे मिस्र के, वैसे उसे लगता है। और शायर का कहने का मतलब ये है कि अगर दुनिया के अंदर एटम बम चल गया या वेपन चल गया, तो दुनिया ऐसे ही पीछे चली जाएगी जैसे वो पत्थर का दौर था हमारा। टू द पीपल बिकॉज दे नो रेड हॉट्स फ्रॉम इनसाइड, और शायर जो है वो, शायर को ये कैनन बॉल्स लगते हैं, तोप के गोले उसे नज़र आते हैं, ये पड़े हुए फल जो है। बिकॉज दे ग्लो रेडर फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि अंदर से वो सुर्ख है। दे लुक लाइक बम्स ऑफ द राउंड शेप, और वो से गोल शक्ल के बम नज़र आते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं 6 से लेकर 10 नज़में आपके लिए इंशाल्लाह लेक्चर में, जो कि सेकंड लेक्चर होगा, आपके लिए अपलोड करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।